हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैटर्स पर, जिस पर हम एसएसटी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चाहे वो आपका एसएसटी टीजीटी से आप टेट कर रहे हो या कोई भी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम 6th क्लास की एनसीईआरटी जियो 6th की जियो को पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6th क्लास की जियो के कंप्लीट टॉपिक्स मतलब कि जितने भी उसके अंदर चैप्टर हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज से पहले मैंने आपको थ्योरी क्लासेस दी है, 6th क्लास की भी थ्योरी क्लासेस थी जो उनके चैप्टर वाइज करवाया था। पर आज मैं आपको एमसीक्यूज मतलब कि कंप्लीट 6th क्लास के एनसीईआरटी का निचोड़ एक तरह से समझ लीजिए, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जो ये क्वेश्चंस बनते हैं ना एग्जाम में, मोस्टली ये वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह से मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो चलिए भैया आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा 6th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, तो हम उसी से एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। अब हमने जब अपना ये चैप्टर पढ़ा था 6th क्लास का फर्स्ट सौरमंडल में पृथ्वी, तो हमने पढ़ा था भाई खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड वो होते हैं जो सभी, ठीक है ना, जो भी सूर्य चंद्रमा है, पृथ्वी है, जो भी उल्का पिंड है, जो सभी चीज़ें आसमान में चमकती हैं या नहीं चमकती हैं, आकाश में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। जो मतलब कि सभी चीज़ें चमकती हैं आसमान में, जो अपने प्रकाश से चमकती हैं उनको हमने तारों के रूप में पढ़ा था, और जो अपने प्रकाश से नहीं चमकती हैं उनको हमने किस नाम से पढ़ा था, उसको हमने ग्रह, ठीक है ना। जो अपने प्रकाश से नहीं चमकती है, दूसरों का प्रकाश लेती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो ये क्या है, सूर्य से प्रकाश लेके चमकते हैं ना, ये प्लैनेट्स जितने हैं, तो इनको ग्रह कहा गया है। और जो जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें तारा कहा गया है, ठीक है ना। पर ये तारे और ये ग्रह ये सब खगोलीय पिंड में इंक्लूड होते हैं। अगर खगोलीय पिंड आ जाता है तो खगोलीय पिंड के अंदर आपका सूर्य, चंद्रमा, उल्का पिंड, पृथ्वी सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। केवल 1 2, केवल 3 4, केवल 2 या उपयुक्त सभी, तो यहाँ सभी आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्का पिंड या आकाश में जो भी चीज़ें हैं, जो भी, तो वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है, ठीक है ना। बस डिफरेंस इतना है, ये ध्यान रखिएगा, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं वे तारे हैं, और जो तारों का प्रकाश लेके चमकते हैं वो ग्रह है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो जो आकार में, अब ये देखिए, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, और जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि तारे वो होते हैं जो जिनका अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, तारे। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पर। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाते हैं। जो तारे हैं, तारों के समूह मिलकर जो आकृतियां बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है। जैसे हमने आकाश में कई बार देखा भी है ना, कई तारे जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, इस तरह से जैसे बनाए उनकी शेप बनी होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, आकाशगंगा, सौरमंडल, नक्षत्र मंडल या एंड्रोमेडा। तो उनको कहा जाता है आपका नक्षत्र मंडल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, ठीक है ना। जो अर्सा मेजर और बिग बियर है अंतरिक्ष में, वो क्या है, उसे मतलब कि बिग बियर का संबंध किससे है, इन ऑप्शंस में आपको बताना है उसका संबंध किससे है। जैसे इसमें दे दिया सौरमंडल, भाई सौरमंडल के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, तारे भी हैं, हमारा सूरज भी है, और ये प्लैनेट्स भी है, सब कुछ हो जाएगा ना इंक्लूड। तो अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल है, क्षुद्र ग्रह समूह है या इनमें से कुछ नहीं है, तो वो है हमारा नक्षत्र मंडल, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है। किन खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है, ये देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, तो जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, या जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है, और वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ग्रह वो होते हैं जिनका अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता तथा वे दूसरों के एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक ना। इसमें बताया गया जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा गया है,
ग्रह। अब ये क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये भाई सही है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अब ये बताइए ये गलत है या सही है। अब आप देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी फर्स्ट वाला तो राइट है पर सेकंड रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक है ना, और आकार में पृथ्वी पांचवा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले मरकरी, उसके बाद आपका मंगल, फिर पृथ्वी आती है, ठीक है ना, और फिर उसके हाँ पहले बुध, फिर मंगल, फिर पृथ्वी आती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी क्या है, आकार में तो कौन सा है, पांचवा, और दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। तो यहाँ आपका सिर्फ एक, यानी कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक और दो, केवल दो, तो ये आपका केवल एक, ठीक है ना, ये ठीक आएगा आंसर। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए, ठीक है ना। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, तो पहले आपका बुध है, आपको पता है, तो ये देखिए बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। अब क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि तीसरे नंबर तो पृथ्वी आ जाती है। तो शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये भी गलत है। यहाँ आएगा दूरी के आधार पर, सॉरी मंगल बाद में है, पहले शुक्र है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आएगा और फिर मंगल। तो ये आपका ऑप्शन डी ठीक है। पहले नंबर पर आपका बुध है, सेकंड नंबर पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था कि सेकंड पे मंगल बता दिया था, वो गलत है, क्योंकि सेकंड नंबर पर आपका शुक्र आता है, ठीक है ना। तो पहले पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल है, ठीक है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका डी। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से आंतरिक ग्रह है, इनमें से आंतरिक ग्रह पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? जो ये शुद्र, मतलब कि वो शुद्र ग्रह होते हैं ना, शुद्र ग्रह के अंदर जो भी हो जाते हैं वो सभी आंतरिक ग्रह। शुद्र ग्रह की पेटी जो बनी हुई है हमारी मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो बृहस्पति के बाहर वाले, बृहस्पति हो गया, जैसे शनि हो गया, यूरेनस, नेपच्यून हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? आपके बाहरी ग्रह हो जाते हैं। और बृहस्पति से आगे वाले, तो जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों क्या आपके आंतरिक ग्रह है। तो ये देखिए इन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो ये सारे ही आपके आंतरिक ग्रह में आ जाते हैं। ये सारे क्या आपके आंतरिक ग्रह है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, नहीं सॉरी बृहस्पति नहीं है भाई, मिस्टेक, ये तीनों है, बुध, मंगल और शुक्र, मैंने गलती से बृहस्पति बोल दिया, ठीक है ना। तो आपका 1, 2, 3 ये ठीक है, 1, 2, 3। हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था 6th क्लास के एनसीईआरटी में, तो मैंने आपको वहाँ डिटेल से समझा रखा है। पहले नंबर पर आपका बुध आता है, फिर आपका शुक्र आता है, फिर आपकी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, ठीक है ना। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ना, जो ये आपका मंगल ग्रह यहाँ है और बृहस्पति ग्रह यहाँ है, ये समझ लीजिए मंगल बृहस्पति, इसके बीच में क्या है, शुद्र ग्रह है, ठीक है ना, शुद्र ग्रह। तो शुद्र ग्रह की जो पेटी है, जो मतलब कि जो एरिया है, उसके इधर वाले आपके आंतरिक है और इसके इधर वाले आपके बाहरी ग्रह हैं, ठीक है ना, ये समझ लीजिए आप। तो ये जो अंदर वाले हैं इनको बाहरी आंतरिक ग्रह कहा जाएगा। तो आंतरिक ग्रह में आपका कौन आ जाएगा? आंतरिक ग्रह में आपका बुध है, आपका शुक्र है, आपका मंगल है, पर बृहस्पति जो है वो आपका बाहरी ग्रह है। तो यहाँ आपका आंसर ठीक होगा 1, 2, 3। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बाह्य ग्रह पूछ लिया है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है। तो अभी हमने पढ़ा था बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस और शनि, ये तो भाई चारों ही बाह्य हो गए ना। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना, क्योंकि बृहस्पति से बाहर वाले सभी बाहरी हैं। मंगल तक आंतरिक, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो शुद्र ग्रह की पेटी है, उससे मंगल तक सारे आंतरिक आते हैं, उस पेटी के इधर वाले, और उस पेटी के उधर जो आपका बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस जो भी है, ये चारों बाहरी ग्रह हैं। अब यहाँ देखिए नीचे दिए कथन पर
कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। यहाँ कथन और कारण दिए हुए, ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। हाँ भाई, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक जो होगा वो तो जल्दी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेगा ना, तो परिक्रमण काल क्या है, सबसे कम है। ए ठीक है आपका। अब आर क्या कह रहा है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, ये भी ठीक है भाई, नजदीक है ना। तो ये अब आंसर देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला ही आपका आंसर राइट हो जाता है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ए जो है वो बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है और सबसे कम टाइम लेता है, क्योंकि बुध सबसे नजदीक है सूर्य के। स्टार्टिंग में बुध ही है ना, फर्स्ट ग्रह हमारा, तो वो जल्दी टाइम पूरा कर लेगा, 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि वो जो है बुध, आर जो कह रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, भाई जो नजदीक है वो जल्दी घूमेगा, जो दूर है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किन दो ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। जो पेटी बोल रही थी मैं, जो बता रही थी क्षुद्र ग्रह, वो पट्टी है, ठीक है। तो सौर मंडल के किन दो ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुक्र और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसलिए जो मंगल क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले जो हो जाते हैं, इधर वाले सूर्य की तरफ क्षुद्र ग्रह, और सूर्य के बीच में जो 4 ग्रह आ जाते हैं आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक, और बृहस्पति से उधर वाले आपके सारे बाहरी ग्रह हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य, आपका क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। अब सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह आ जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति या शनि, ठीक है। तो सूर्य से आपको ग्रह की दूरी पता होनी चाहिए। वैसे आपका नेपच्यून सूर्य से दूर है, सबसे दूर है, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसमें बताया गया है, देखो आप एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिए हैं वहाँ इनकी आंसर भी साथ साथ दे रखी है, व्याख्या समझा रखी है अच्छे से। अब यहाँ देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति आपकी क्या है। फर्स्ट आपका बुध है, बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच में आपकी क्षुद्र ग्रह पेटी है, ठीक है। बृहस्पति के बाद आपका शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे दूर है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए कथन पर एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है और एक कारण है, तो देखिए ए देखिए, पृथ्वी के आकार को भूआब भी कहा जाता है। हाँ जी, हमने पढ़ा भाई, पृथ्वी के आकार को भूआब कहा जाता है ना। तो पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसीलिए तो भूआब कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। जैसे अब ये हमारी पृथ्वी, हम मान लेते गोल है, तो ये ऐसे कंप्लीट गोल नहीं है भाई हमारी पृथ्वी कैसे गोल है, पृथ्वी यहाँ से ऐसे थोड़ी सी ऐसे करके ऐसे है ना, ऐसे गोल, यानी कि यहाँ जो है वो चपटी है इन पर, और इसीलिए इसे भूआब कहा जाता है। तो ये दोनों आपके राइट आंसर होंगे, क्या कि पृथ्वी क्या है, ए और आर सही है। तो ए, ये जो बोल रहा है ना, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो कौन सा भाई, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें हरे रंग की दिखाई देती है। नंबर 1 रॉन्ग है, क्योंकि हमें यहाँ कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। और पृथ्वी का रंग हरा रंग हमें यहाँ के पेड़ों के कारण, वनों के कारण दिखाई देता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ आंसर आपका आएगा, ना तो 1 ठीक है ना 1 और 2 ठीक है, यानी कि दोनों ही गलत है ना। तो आपका आंसर होगा यहाँ डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि पृथ्वी हमें आकाश से नीली दिखाई देती है। और नीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 2/3 हिस्से पर पानी है ना। हमने हमारी जब ये थ्योरी क्लासेस ली थी, जब ये चैप्टर्स को हमने कंप्लीट थ्योरी के रूप में पढ़ा था, तब हमने ये सब अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। अब सौरमंडल पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 15, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो ये ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, सूर्य। तो सौरमंडल के अंदर तो सब कुछ इंक्लूड होता है ना, तो सौरमंडल के अंदर सब कुछ ही आएगा, उपयुक्त सभी, इसके अंदर आपका उपयुक्त सभी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, या सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है।
तो ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि सूर्य का भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, खिंचाव बल है सूर्य का भी, वो सारे सौरमंडल को बांधे हुए हैं, ठीक है। और सूर्य सौरमंडल के लिए, अब हमारा जो सौरमंडल है उसमें तो हमारे लिए जो ऊष्मा, जो हीट आ रही है और जो रोशनी आ रही है हमारी अर्थ पर या सभी प्लैनेट्स पर, तो वो कहाँ से जा रही है सौरमंडल के अंदर, सूर्य से ही जा रही है ना। तो यहाँ आपके ये दोनों ऑप्शंस ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार हैं। सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते बहुत ही दीर्घ वृत्ताकार में फैले और उन्हीं को उनकी कक्षा कहा जाता है, ग्रहों की कक्षा। जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बृहस्पति अपनी कक्षा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। जैसे आप 1 मिनट के लिए आप मान के चलो, ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य चमक रहा है। तो ये मरकरी है, बुध ग्रह है, तो इसकी कक्षा ये है। इसके बाद ऐसे ही आपका शुक्र आ गया यहाँ, तो उसकी कक्षा ये है। अब यहाँ आपकी पृथ्वी आ गई, तो ये पृथ्वी की कक्षा है ना। तो ये क्या है, ये दीर्घ वृत्ताकार के वृत्त में है ना, दीर्घ मतलब बहुत बड़े वृत्त में फैले हुए हैं। ये अपनी इस पर ये ऐसे 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 राउंड राउंड इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये इनका परिक्रमण होता है और ये इनकी कक्षा है, ठीक है ना। तो सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वो कक्षा क्या है आपकी, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है ना। क्या है, दीर्घ वृत्ताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह, पृथ्वी का सबसे मतलब कि सांझ का तारा, ये सब क्या है आपका, शुक्र ग्रह को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो किस ग्रह को कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को, ठीक है ना, क्योंकि यह घनत्व और व्यास में पृथ्वी के बराबर है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, अब पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी भाई शुक्र को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह, ठीक है ना। अब हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो हाँ ये देखिए, सबसे बड़ा ग्रह आपका आ जाता है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। तो हमारे पृथ्वी जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा बुध है, ध्यान रखिएगा। कौन से वे 2 ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। अब ये देखिए, विपरीत दिशा में, ठीक है ना, और तो सभी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। और ये 2 ग्रह जो हैं ये आपके अपोजिट घूमते हैं। तो ये आपके आ जाएंगे शुक्र और यूरेनस। कौन है, पहले तो ध्यान से देखिए, कौन से वो 2 ग्रह हैं जिसका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण उल्टी दिशा में है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका शुक्र और यूरेनस है, ये उल्टी दिशा में घूमते हैं। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। शुक्र, अब याद देखिए इनकी इसमें डिटेल्स में दे रखा है कि शुक्र और यूरेनस परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है। शुक्र यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और शुक्र और यूरेनस क्या है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है ना। तो बाकी ग्रह से तो ये अपोजिट हो गए ना, बाकी ग्रह तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे और ये अपोजिट घूम रहा है। तो कौन है ये 2 ग्रह, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, शुक्र और यूरेनस, अरुण, जिसको हिंदी में अरुण बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, बृहस्पति तथा शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। तो इनमें से आपको बताना कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है। आज तक तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले हैं, पर ये रॉन्ग है, क्योंकि छल्ले जो है ना वो बृहस्पति, शनि और यूरेनस इनके सबके चारों ओर है, तीनों के तरफ, ठीक है ना। और ये छल्ले क्या किस चीज़ के बने हुए, ये असंख्य छोटे छोटे पिंड और पट्टियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये इन छल्लों को हम मतलब कि दूरबीन की सहायता से हम पृथ्वी पर से भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे ग्रह हैं इनके चारों तरफ छल्ले हैं। तो ये दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों ही सही है। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आपका बुध के पास भी नहीं है भाई, शनि के पास है, शुक्र के पास है, यूरेनस के पास है,
पर किसके पास नहीं है, तो यूरेनस के पास नहीं, सॉरी बुध और शुक्र ये अंदर वाले हैं ना, इनके पास नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे जिनके पास नहीं है। फिर पृथ्वी से शुरू हो जाता है भाई, पृथ्वी के बाद सबके पास अपने अपने चंद्रमा है। पर जो हमारे फर्स्ट 2 प्लैनेट्स हैं ना, हमने देखा था भाई ये सन है, सन के बाद ये आपका बुध आ जाता है और बुध के बाद ये शुक्र और ये आपकी पृथ्वी, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का, ये आपका सेकंड नंबर का, ये आपका थर्ड नंबर का प्लैनेट आ जाता है। तो इसके पास भी अपना उपग्रह नहीं है, इसके पास भी अपना चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। पर जब आपकी पृथ्वी से स्टार्ट हो जाता है, पृथ्वी के पास एक है, फिर आगे उनके पास किसी के पास 65 है, किसी के पास 62 है, इस तरह से इनकी क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो आपकी जो किसके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बुध और शुक्र दोनों इंक्लूड होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी नहीं डी, क्योंकि 1 और 3 है ना। ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 में क्या है, इनके पास आपका इनके चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र के, ठीक है ना। हमारे सौर मंडल में बुध और क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। अब सबसे ज़्यादा किसके पास है ये बताना है। तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि किसके पास कितने हैं। तो शनि के पास भाई 62 हैं, शनि के पास कितने हैं 62। मंगल के पास कितने हैं, मंगल के पास 2 हैं, ठीक है ना। देखिए अर्थ के पास 1 है, याद रखने का इजी तरीका है, अर्थ तक किसी का नहीं है भाई, ठीक है ना। बुध का और शुक्र का तो ग्रह ही कोई चंद्रमा नहीं है, हमारी अर्थ का 1 है और मंगल के 2 हैं। एक इजी सीक्वेंस बन गया, पृथ्वी का 1, पृथ्वी से नेक्स्ट जो आपका ग्रह है मंगल उसके 2 हैं। फिर आपका बृहस्पति आता है मंगल के बाद, तो आपके बृहस्पति के कितने 69, ठीक है ना। और फिर आपका आ जाता है यूरेनस, शनि के पास 62 है, ठीक है ना। और यूरेनस के पास 27 है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास हुए, सबसे ज़्यादा आपके बृहस्पति के पास हो गए। सबसे ज़्यादा किसके पास हो गए, ये देखिए यहाँ इसको डिफाइन भी किया गया है कि शनि के चंद्रमा की संख्या 62 है और बृहस्पति की 59 है, ठीक है ना। बृहस्पति की क्या है 59, 69, शनि की 62। बस यही ध्यान रख लीजिएगा। पृथ्वी का 1, मंगल का 2। शुरू में शुरुआत होती है हमारे बुध से, बुध का 1 भी नहीं है। फिर आपका शुक्र, उसका भी 1 भी नहीं है। तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी आती है, उसका 1 है। चौथे नंबर पर आपका मंगल आता है, उसके 2 हैं। फिर आपका बृहस्पति आता है, सबसे ज़्यादा उसी के हैं 69। फिर आपका शनि आता है, शनि के 62 है, ठीक है ना। और फिर यूरेनस के चंद्रमा कितने हैं 27 हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें सत्य देखना है आपको। उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, उपग्रह जो है वो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और जब अपने ग्रह की परिक्रमा करते करते वो क्या कर जाते हैं भाई, सूर्य की भी परिक्रमा कर लेते हैं, है ना। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ओनली 1 ठीक है कि ग्रह उपग्रह जो होते हैं, जैसे उपग्रह क्या है, हमारा चंद्रमा है, ऐसे चंद्रमा है, ये उपग्रह है, ये सैटेलाइट्स भी उनको बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये जो होती है हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और पृथ्वी की परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो फिर अपने ग्रह की परिक्रमा करते करते भी क्या करते हैं, सूर्य की भी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। वो स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे, नहीं, वो अपने ग्रह के चारों ओर घूम रहे। जैसे हम अपने चंद्रमा को ही ले लेते हैं, सभी ग्रह के अपने अपने उपग्रह हैं, है ना, हमने अभी पढ़ा था पीछे। तो क्या है, जैसे हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब जैसे ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये चंद्रमा जैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो ऐसे पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों ओर घूमती घूमती जा रही है, तो ये चंद्रमा इसके साथ है और वो फिर सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है ना। तो इस तरह से ग्रह, ये आपका फर्स्ट जो है ना, ये आपका राइट होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 राइट है। तो इसमें सिर्फ केवल एक आएगा, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है ना, उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4वां हिस्सा है, ठीक है ना, आधा नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने की, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है, तो हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे, आपके आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट, ठीक है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है।
तो आप ये कह रहे हैं, ये ए बोल रहा है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल राइट है भाई। हाँ, अब आर और देख लेते हैं, रीजन को और पढ़ते हैं। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, तो ये आपका रोंग है, क्योंकि बराबर है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है वो टाइम, और चंद्रमा जब अपने अक्ष पर भी घूम रहा है ना साथ साथ, वो टाइम दोनों इक्वल है। 27 दिन, 27 दिन में ही चंद्रमा जो ये पृथ्वी है हमारी, इसके चारों ओर ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा जब अपने अक्ष पर भी घूमने में उतना ही टाइम लेता है जितना ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लेता है। यानी कि 27 दिन में ही ये पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है और 27 दिन में ही ये अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ यही समझाया गया है, तो यहाँ ये रोंग होगा, ये वाला रोंग है आपका, क्योंकि वो अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बराबर लेता है। तो यहाँ सिर्फ आपका क्या ठीक होगा, ए सही है, आर आपका गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए सही आर गलत है। चलिए अब आ जाते हैं हम 28 पर। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहते हैं। तो भाई ये दोनों ही चीज़ें ठीक है, क्योंकि सूर्य के चारों, अब जो छोटे छोटे उल्कापिंड हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ये छोटे छोटे, सॉरी क्षुद्र ग्रह नहीं, उल्कापिंड है जो छोटे छोटे। अब उल्कापिंड क्या हो गए भाई, ये उल्कापिंड की जो मैंने पट्टी बताई थी क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये क्या है, ये जो ग्रह है ना हमारे सौरमंडल के अंदर, इन्हीं के छोटे टुकड़े हैं जो टूट टूट कर अलग हो गए हैं, और वो एक जगह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में इनकी पट्टी बन गई, वहाँ वो घूमते रहते हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका, ये फर्स्ट भी ठीक है और आपका सेकंड, सॉरी फर्स्ट भी ठीक है, उल्कापिंड है। और खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह, उसी को तो आकाशगंगा कहते हैं। तो आपका ये सेकंड पॉइंट भी ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। अब आ जाता है हमारा भाई सेकंड चैप्टर, जो हमारा ग्लोब और अक्षांश और देशांतर थी वो आ जाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की क्लास 6 ज्योग्राफी है ये, और इसमें अंदर सेकंड चैप्टर, अब हम उसके एमसीक्यूज को कर रहे हैं। देखिए, विषुवत वृत्त के संदर्भ में अपने नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। अब आप अपने दिमाग में, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है या आपने पढ़ा है, तो आप अपने दिमाग में अब उस अक्षांश और देशांतर को ले आइए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ समझने की कोशिश की, तो विषुवत वृत्त को हम 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये भी आपका राइट है। अब विषुवत वृत्त जो है, वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, तो ये भी सही है, हमने पढ़ा था। और विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी माप को देशांतर कहते हैं। उत्तर या दक्षिण की, तो उनको अक्षांश कहते हैं, देशांतर नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका रॉन्ग है। अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था जैसे ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के सेंटर से जो ये जाता है ना, ये 0 डिग्री है, इसे ही विषुवत वृत्त कहा गया। अब ये सेंटर से इधर इधर से नहीं गया भाई, ये उधर से भी गया है ना। अगर इसको काट दें तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी हमारी अर्थ जो है, ये अर्थ है। अब इसको ऐसे कट कर दिया तो ये ऐसे काट दिया मान लो, तो ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, है ना। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि जो आपका विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने कट कर दिया, अब ये क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर, ये सेकंड लाइन को देखते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। तो घटते हैं भाई हमारे अक्षांश, ये अक्षांश बोले जाते हैं ना, ये वाली लाइन अक्षांश होती है, और ये जो आपकी खड़ी लाइन आती है ना, ये आपकी देशांतर होती हैं। ये क्या होती हैं, देशांतर, ठीक है ना, और ये आपके अक्षांश होते हैं। तो अब हम अक्षांश को पढ़ रहे थे, तो ये क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, तो घटता है भाई। अब ऊपर और छोटा ये अक्षांश क्या है, ये हमारे छोटे होते चले जाएंगे ना, ये इधर वाले, तो ये ऊपर मतलब इन छोर की बात कर रहा है, ये ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहा है। हमारे जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ जो होता है ना, आपके जो अक्षांश इनका साइज कम होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका कौन सा राइट होगा आंसर इसमें, तो ये फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, पर थर्ड जो आपका ये गलत है, क्योंकि इसमें देशांतर आ गया। देशांतर आपकी खड़ी लाइनें होती हैं, ये जो विषुवत वृत्त वाली हैं जो ये अक्षांश होती हैं, तो विषुवत वृत्त में क्या आएगा, अक्षांश आता।
तो आपका आंसर यहाँ होगा ए और 1 और 2, आंसर ए ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। अब आपने अगर ध्यान हो, हमने ये पढ़ा था, तो करक रेखा, करक रेखा हमारी क्या थी भाई, पहले तो हम इनको देखते। करक रेखा, करक रेखा कहाँ है, उत्तर में है, और 23 से 1/2 उत्तर, तो ये आपका इससे मैच होगा, सेकंड से, करक रेखा, ठीक है। फिर मकर रेखा आपकी दक्षिण में थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दक्षिण मक्कार, तो वो आपकी दक्षिण में थी यहाँ 23 से 1/2। अब दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा भाई, दक्षिण में होगा, तो ये आपका 66 से 1/2 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है ना। फिर आपका क्या बचता, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये आपका उत्तर में हो जाएगा 66 से 1/2 डिग्री। अगर आपने मेरा ये वीडियो ना देखा हो जिसमें मैंने इसकी थ्योरी समझाई, तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर और ये टॉपिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप कभी भी एग्जाम में कहीं भी मार्क नहीं खाने वाले फिर, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए कहाँ है भाई एक, अब डी का फर्स्ट, तो यहाँ आपका कौन सा आंसर ठीक होगा, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए कौन सा ठीक होगा। फिर सी पे चलते हैं भाई, देखिए सी, सी में क्या है, ए का सेकंड, ठीक है ना, तो ए का हमारा सेकंड है। फिर बी का थर्ड, बी का थर्ड है, ये है, तो ये आपका ए ऑप्शन ठीक ना, सॉरी सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए, नीचे दिए युग्मों को कौन से सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, नीचे दिए गए युग्म में कौन सुमेलित नहीं है। तो करक रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, तो ये सबसे पहले रोंग आ गया भाई। शीत तो ठंडा एरिया होता है, करक और मकर रेखा के बीच में तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो सीधी पड़ती है, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, है ना, तो वो तो उष्ण कटिबंध में आता है, शीत कटिबंध में तो आता ही नहीं है, तो ये आपका रोंग हो गया। करक रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। अब ये शीतोष्ण, करक रेखा और नहीं, ये भी आपका रोंग है, करक रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में नहीं आता, ये क्या आता है आपका। अच्छा अब दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, आप दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। अब ये भी रोंग है भाई, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंध, क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंडा एरिया होता है ना, तो इनमें से क्या आ जाएगा, आपका आंसर डी आएगा। ये सारे ही गलत हैं। एक बार 1 मिनट आपको बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, हाँ, अब अर्थ में ये आपकी विषुवत वृत्त है, ये आपकी करक रेखा उत्तर में, ये दक्षिण में आपकी मकर रेखा है, ये एम से मकर और भाई के से करक समझ लेना, और ये 0 डिग्री ये है। और फिर यहाँ आपका 66 सही 1/2 ये हो जाता है, और 66 सही 1/2 यहाँ आ जाता है, ये आपका नॉर्थ वाला, ये आपका दक्षिण में। तो यहाँ जो होती है ना, इस एरिया में तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। फिर ये हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और ये आपका शीत कटिबंध आ जाता है। तो 66 से, समझ रहे हैं ना आप लोग, 66 से 1/2 के ऊपर जो होती है वो बर्फ़ जमी होती है, वहाँ 66 से 1/2 से 90 डिग्री के बीच में, यहाँ ऊपर इन पर पोल्स पर बर्फ़ जमी होती है, एकदम शीत कटिबंध, ये शीतोष्ण, और ये आपके उष्ण कटिबंध, फिर ये आपका शीतोष्ण, और ये फिर आपका शीत कटिबंध यहाँ, ठीक है ना। तो अब हम इन्हें आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख समझाया भी गया है, यहाँ देखिएगा, करक रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव सूर्य, अब ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, हाँ, ध्रुवों पर हमने पीछे पढ़ा था हमारी वीडियोस में, तो तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी, जो मैंने आपको समझाया था, फिर उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारी अर्थ, यह आपका 0 डिग्री, यह आपकी करक रेखा, यह आपकी मकर
और यहाँ आपका 66/1/2 उत्तर, और यह आपका 66/1/2 दक्षिण, और ये आपके पोल्स हो गए 90 डिग्री। तो ये जो 66/1/2 से और 90 डिग्री का बीच का एरिया होता है ना, यहाँ तो इतनी ठंड होती है, ये शीत कटिबंध है ये दोनों ही, ठीक है। और ये जो आपका बीच का एरिया है ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट आती है सन की, सूरज की। और जो आपकी कर्क रेखा से 66/1/2 ये एरिया है, 66/1/2 उत्तर, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध। और ये मकर रेखा से और ये 66/1/2 जो आ गया, ये आपका ये भी शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण, ये उष्ण, बीच में उष्ण कटिबंध, फिर उष्ण के ऊपर 60 डिग्री और कर्क रेखा और 66 डिग्री और कर्क रेखा और 66 डिग्री और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध। और जो 66 से ऊपर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा शीत कटिबंध, ठीक है ना। तो 66/1/2 उत्तर हो या दक्षिण हो, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल की जो 90 डिग्री है उनके बीच का जो एरिया है वो आपका शीत कटिबंध। और मकर रेखा और 66/1/2 दक्षिण हो या कर्क रेखा 66/1/2 उत्तर हो, वो आपका शीतोष्ण कटिबंध है। और जो आपका बीच में है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो विषुवत रेखा है, यानी कर्क और मकर के बीच और जो विषुवत रेखा है वो आपका उष्ण कटिबंध है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्षांश आपके ये आपको पता है विषुवत वृत्त वाले जो वृत्त बनते हैं जो बीच से आपको सेंटर से एक अर्थ को काट रहे हैं, जैसे कि ये अर्थ है और ये आपके 0 डिग्री विषुवत है, तो ये जो वृत्त बनेंगे ये आपके विषुवत वृत्त होंगे। और ये जो लाइनें होंगी ये आपकी देशांतर होंगी, ठीक है ना, देशांतर वृत्त। तो ये ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त कौन सा हो गया आपका, ये वाले आपके विषुवत वृत्त होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार इनको, कि विषुवत वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये आपके अक्षांश होते हैं, सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार समान होता है, तो ये रॉन्ग है। जैसे हमारी अर्थ है, अब यहाँ सबसे बड़ा वृत्त है 0 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री पर सबसे बड़ा वृत्त होता है, उसके बाद ये साइज में छोटे होते चल जाते हैं, तो ये क्या होंगे, आपके बराबर नहीं होंगे। तो आपका इसमें सिर्फ एक राइट है, तो उनमें से कौन सा आएगा आपका, केवल एक, ठीक है। चलिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली, अब बात यहाँ आती है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये जो लाइनें आ गई ना, ये जो जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, इनको क्या कहेंगे, देशांतर। क्या कहेंगे, देशांतर, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था कि ये आपकी अक्षांश और ये आपकी देशांतर। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहेंगे, विषुवत वृत्त, देशांतरीय याम्योत्तर, अक्षांश या उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त। तो आपका आएगा ये बी, देशांतर। क्या आएगा आंसर, बी। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है भाई, तो ये आपकी प्रमुख याम्योत्तर, जिसको हमने देशांतर पढ़ा है, ठीक है ना। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी देशांतर है। तो ये जो लाइनें होती है ना देशांतर, ये ही किसी स्थान का टाइम निर्धारित करती हैं। और जो आपकी ये अक्षांश होती है ना, ये तापमान निर्धारित करती हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सूरज की रोशनी आती है तो यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है। जैसे हमने अभी कटिबंध पढ़े थे ना, ठंडे गर्म, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, तो वो किसको बताते हैं, तापमान को। तो आपके जो देशांतर हैं, सॉरी अक्षांश है, वो तापमान को बताएंगे और देशांतर क्या बताएंगे, टाइम बताएंगे। तो किसी भी स्थान का समय कौन निर्धारित करेंगे, आपकी प्रमुख याम्योत्तर, मतलब कि देशांतर होती है ये प्रमुख याम्योत्तर, ठीक है। और ये कहाँ से ली गई है प्रमुख याम्योत्तर आपकी, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पढ़ लीजिए, वैसे पहले मैं बता भी चुकी हूँ। ये आपके ब्रिटेन के ग्रीनविच से, ठीक है ना, ब्रिटेन की जो राजकीय वेधशाला है वहाँ से ये लाइन जाती है आपकी प्रमुख याम्योत्तर, और इसको ग्रीनविच भी कहा जाता है, और इसे ही 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है ना। आपकी अर्थ के ये जो है ये 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर देशांतर है, ये आपकी ब्रिटेन के ग्रीनविच, ब्रिटेन की वेधशाला है ग्रीनविच में, वहाँ से जाती है, इसलिए उसको GMT भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर, ठीक है भाई, ये बात सही है, ठीक है ना। और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। पहले आप इन्हीं को समझिए। अब ये हमारी अर्थ, ये याम्योत्तर, इसको हम जीरो भी बोलते हैं। अब इसने क्या कर रखा है, इस पार्ट को और इस पार्ट को दो हिस्सों में बांट दिया, इसको बोल दिया पूर्व। तो ये पूर्व की याम्योत्तर हो गई सारी, ये लाइनें जो है ना पूर्व की, ये याम्योत्तर यानी देशांतर। और ये इधर वाली आपकी पश्चिम की देशांतर हो गई, ठीक है ना, ये आपकी पश्चिमी देशांतर हो गई, वो पूर्व की देशांतर हो गई। अब ये जो मेन है, ये आपकी, ये वाली जो है ये आपकी जीरो है, ठीक है ना, ये आपकी जीरो है। इससे आगे वाली आपकी पूर्व की, पीछे वाली आपकी पश्चिम की। अब समझिए ये क्या बोला कि प्रमुख याम्योत्तर जो है वो 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर, अब जो ये जीरो है ना, ये ही 180 डिग्री याम्योत्तर है, ठीक है। कैसे? इधर से अगर काउंट करते आएंगे, मान लो पूर्व की ओर से, तो ये 180 डिग्री, यहाँ जीरो भी इसी को कहा जाएगा और इसी को 180 डिग्री पूर्व कहा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो आगे आप गिनते गिनते जाओगे तो उधर भी तो है ना ये रेखा, अर्थ के इतना ही उधर भी तो जाना पड़ेगा ना भाई। अर्थ का कोई, ये अपने फ्रंट का हिस्सा देख लिया, बैक साइड भी तो वही है, सेम टू सेम वही लाइन है, वही देशांतर है, ठीक है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, ये इस जीरो पर ही हैं दोनों, ठीक है ना। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 7th का सी, कि ये दोनों ही आपके राइट आंसर हैं। प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर ही पृथ्वी को समान दो भागों में बांटती है। ये आपका पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये आपका राइट है। और जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों एक ही हैं। अब इधर तो हमने इनको बोल दिया पूर्व, यहाँ से पूर्व से स्टार्ट हो गई, अब वो उधर जाएगी तो वो यही रेखा तो उधर है ना, वो 180 डिग्री उधर पूरा करेगी, यानी कि 180 रेखा ये है और 180 रेखा ये है, ये तीन दोनों मिलके 360 हैं। जो हमारी देशांतर है ना, मैं आपको एक बार दोबारा बताने की कोशिश करूँगी। ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए, एक मिनट, ये हमारी अर्थ है और ये देशांतर 0 डिग्री है। अब इसके इधर वाला जो एरिया है ना, वो आपका पश्चिम पूर्वी एरिया है, तो ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है ना इधर। और ये आपके पश्चिमी देशांतर है। और ये जो सेंटर से गई है ना, ये ही आपकी टाइम लाइन है, ठीक है, और ये ही आपकी डेट लाइन है। अब ये समझिए, अब ये हमारे अर्थ के इधर हमें दिखाई दे रही है, अब इतनी थी उधर भी है ना, अर्थ की उस साइड भी है, तो इसी को 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम भी कहा जाता है। इसी को 0 डिग्री भी, 0 अक्षांश बल्कि अक्षांश सॉरी देशांतर कहा जाता है, ठीक है ना। यही आपकी डेट लाइन है, यही आपकी टाइम लाइन है। और ये 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों एक ही रेखा पर है, इधर से लेके उधर आर पार है ये, तो दोनों क्या है, एक ही रेखा पर है ये, ठीक है। इधर वालियों को पूर्व, इधर वालियों को पश्चिम कहा जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। ये ऐसा क्यों? अब ये तो है ठीक, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अब देखिए हमारी जो ये पृथ्वी है, अब ये जो हमने जो ग्रीनविच मानी 0, तो यहाँ इसके पूर्व में जो है ना, उनका टाइम यहाँ 0 है, तो ये आगे मानी जाएंगी, इनका टाइम हमेशा आगे होता है। और ये जो होती है ना, इनका टाइम हमेशा पीछे होता है। और ये 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस होता है, यानी कि यहाँ 0 है तो यहाँ से एक देशांतर आगे, या मान ली 0 है तो यहाँ 12 बजे हैं, इस पर 12 बजे हैं 0 पर। जो प्रमुख जो ये है ग्रीनविच ऐसे जाती हुई हमारी जो टाइम लाइन है, इसके आगे एक देशांतर आगे बढ़ेंगे 4 मिनट, फिर एक देशांतर आगे बढ़ेंगे तो फिर 4 मिनट, यानी ऐसे करके टाइम आगे बढ़ता जाएगा, 8 मिनट आगे, 10-12 मिनट आगे, फिर ऐसे करते करते। और ये हमेशा -4 रहेगा, ये हमेशा पीछे चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका फर्स्ट था कि ग्रीनविच जो है वो पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे और पश्चिम का पीछे होता है, तो ये आपका राइट था।
और जो ये आपका सेकंड है आर, ये पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ये रॉन्ग है क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। तो आपका ए सही है, आर गलत है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर, अभी मैंने बताया था, 1 डिग्री घूमने पर कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है, जैसे यहाँ समझाया गया है। देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना घूमी? 360/24 करके हमने काट दिया, हमारा आ गया 15 डिग्री 1 घंटे में। और 1 घंटे में आपकी मिनट कितनी होती है? 1 घंटे में आपकी मिनट होती है 60, और 15 डिग्री घूमने में समय लगा 60 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 60/15, यानी कि आपका 4 मिनट आंसर आता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, यानी कि आपके एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय क्या है? 4 मिनट है। अब यहाँ देखिए, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा ग्रीनविच उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? अब 20 डिग्री पूर्व में है, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 20 डिग्री में कितना डिफरेंस आ जाएगा? अभी सीधी सी बात है, 80 मिनट में कितना टाइम होता है आपका? 1 घंटा 20 मिनट हो जाता है। तो आपका आंसर आएगा 1 घंटा 20 मिनट। भारत में किस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? अब भारत में जो हमारी है ना, उसमें किसको भारत का स्थानीय समय माना है? भारत में कौन सी याम्योत्तर यानी कौन सी देशांतर को? क्योंकि भाई ग्रीनविच के टाइम से तो हम नहीं चल सकते ना, तो इसलिए सभी देशों ने अपने अपना टाइमलाइन बना रखा है, अपना मानक निर्धारित टाइम निर्धारित कर रखा है। तो भारत में कौन है? 180 डिग्री क्या है? पूर्व में, ना कि पश्चिम में, ध्यान रखिएगा। सॉरी, 82 डिग्री 30 पूर्व में, 180 नहीं, मैं गलती से बोल गई। 82 डिग्री 30 पूर्व में है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 82 डिग्री 30 पूर्व भी दिया है और पश्चिम भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा पूर्व की तरफ करना है, क्योंकि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। हमारी ये जो पृथ्वी है इसका ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध है, यानी कि पूर्व का एरिया और उत्तर का एरिया। तो हमारा भारत यहाँ है एशिया में, तो भारत इसके अंदर है, इसमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ आएगा? पूर्व में आएगा हमारा टाइम। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट पीछे, या 6 घंटा 30 मिनट। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच से, या भारत का समय लंदन से, या जैसे भी क्वेश्चन आ जाता है तो 5.5 घंटे आगे हैं भाई वहाँ से। अब हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, पृथ्वी की गतियाँ। ये हमारा जो अक्षांश और देशांतर था ये फिनिश हो गया। अब पृथ्वी की गतियों को दिमाग में ले आओ भाई, और चलो भाई शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर मैं आपको एमसीक्यूज में करा रही हूँ, ये पहले मैं थ्योरी में आपको करा चुके हूँ। अब नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो ये दोनों ही आपके राइट है, ठीक है ना, ये दोनों ही आपके सत्य हैं। क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, ये मान लीजिए सन है और ये आपकी पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर यहीं घूमती है, तो 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका घूर्णन है। और जब पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर घूम के एक चक्कर पूरा कर लेती है, वो 365 दिन में होता है, वो आपका परिक्रमण है। तो ये आपका राइट है, ठीक है ना। ए और दो दोनों ही आपके सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ध्यान रखिएगा। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, या ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात होती है? भाई इसका आंसर थोड़ा सा नीचे भी है, सी। या ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो आपका आंसर यहाँ सी होगा, कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। 1 मिनट में आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगी। ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ समझिए, ये आपकी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। अब ये सन है, यहाँ सन है, इसकी रेज जो आ रही है, ये जहाँ तक पृथ्वी पर रोशनी आ रही है और दिन निकला हुआ है, उस एरिया में दिन होगा, पीछे रात होगी, तो यही प्रदीप्ति वृत्त कहलाएगा, ठीक है ना। जो प्रदीप्ति वृत्त क्या करेगा? जहाँ रोशनी आ रही है वो दिन, और जहाँ रोशनी नहीं पहुंची है वहाँ रात है। तो इसी को प्रदीप्ति वृत्त कहा गया है, कि प्रदीप्ति वृत्त क्या करता है?
दिन और रात को विभाजित करता है, ना कि किसी और चीज को, ना तापमान को विभाजित करता है, ना किसी स्थान की सही स्थिति को बताता है। प्रदीप्ति वृत्त, दीप्ति का मतलब चमक, चांद, रोशनी, तो यानी कि प्रदीप्ति वृत्त दिन और रात को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे आता है भाई? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों स्थित स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या उपयुक्त सभी। तो ये ध्यान से देखिएगा, सूर्य जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति से, जैसे कि अब ये सूर्य है हमारा, और अब यहाँ पृथ्वी की कंडीशन ऐसी है, सूर्य भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, सूर्य आपका थोड़ा बड़ा है। अब कभी पृथ्वी यहाँ रहेगी, कभी यहाँ और कभी यहाँ, हमने पृथ्वी की गतियों में ये पढ़ा भी था। तो ये जो कंडीशंस होती है ना पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर, कौन कौन सी कंडीशंस में पहुंचती हैं, तो वो सब चीज़ें क्या हैं, वो सब चीज़ें ही डिसाइड करती है हमारे अर्थ पर ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है ना, वो इसी से फर्क पड़ता है कि सूर्य के चारों पृथ्वी की स्थिति, ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों पृथ्वी की जो स्थिति है वो ही ऋतुओं पर, उसी के कारण ऋतुएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो 21 जून को जो होता है ना, वो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, ये मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी रोशनी आती है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ जब सूर्य की किरणें सीधी आती हैं उत्तरी गोलार्ध पर, तो यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा हीट प्राप्त होगी। तो यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होंगी, और इसे क्या कहा जाएगा? इस कंडीशन को आपका कहा जाएगा उत्तरी अयनात। क्या कहेंगे? उत्तरी अयनात, उत्तर अयनात। और दक्षिण की तरफ झुकेगी उसे दक्षिणी अयनात कहा जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब ये अगले क्वेश्चन में यही बताया गया है। दक्षिणी अयनात के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब सुनिए, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा, ठीक है। सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ेंगी। भाई मकर तो रेखा तो दक्षिण में ही है ना, तो मकर रेखा पर पड़ेगी। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा पर पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा पर पड़ेगी, ठीक है ना। अब थर्ड क्या कह रहा है? दक्षिणी गोलार्ध पर दिन छोटे दिन व लंबी रातों वाली ऋतुएं होंगी। तो ये रॉन्ग है। जब सूरज की रोशनी सीधी दक्षिण में जा रही है, मकर रेखा पर पड़ रही है, तो दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। और इन्होंने क्या कहा है कि छोटे दिन और लंबी रातें। तो ये सिर्फ आपका थर्ड गलत है, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सॉरी आपको दिखाई ना दिया हो तो दोबारा देख लीजिए। तो दक्षिणी अयनात में क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होगा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, क्योंकि जो मकर रेखा है वो आपके दक्षिणी ध्रुव में है, कर्क रेखा आपके उत्तरी ध्रुव में है। जब उत्तरी अयनात होगा तो कर्क रेखा पर, और जब दक्षिणी अयनात होगा तो मकर रेखा पर आपकी सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, ठीक है ना। विषुवत वृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है भाई। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, ये भी ठीक है। इसमें आपकी सारी बातें ठीक है। कैसे? जब पृथ्वी पर, ये क्या कह रहा है कि विषुव क्या होता है? ये आपकी अर्थ है, और अर्थ की 0 डिग्री, तो आपकी सूरज की रोशनी डायरेक्ट यही होती है, सूरज की किरणें सीधी, ना तो ये कर्क पर होती है ना ही ये मकर पर होती है, ठीक है ना। तो ये सीधी कहाँ होती है? 0 डिग्री पर। तो इसे ही विषुव कहा जाता है। जब सीधी सूर्य की सीधी किरणें आपकी विषुवत वृत्त पर होती है, विषुव पर 0 डिग्री पर होती है, उसे विषुव कहा जाता है। तब क्या होगा? दोनों ही ध्रुवों में, इधर भी और इधर भी, दोनों में ही दिन और रात बराबर होंगे, रोशनी बराबर जाएगी। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? भाई लीप वर्ष में आपको सबको पता है 366 दिन होते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेती है। तो हम 3 साल तो 365 दिन करते हैं, चौथे साल में वो 6 घंटे इंक्लूड करके 24 घंटे का एक दिन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जो आपका फरवरी में होता है, जो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। अब ये आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब आता है चौथा चैप्टर, मानचित्र। भौतिक ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, पर ये कोई खास बड़ा या वैसा टॉपिक नहीं है, इसको मैं इसी में समझा दूंगी। बाकी आगे इसकी आपको प्रॉपर अलग से थ्योरी की वीडियो बना दूंगी इस चैप्टर की।
भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो जो भौतिक मानचित्र होते हैं उसमें पर्वतों को, पठार, मैदान, महासागरों को, देश और राज्यों की सीमाओं को नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि ये क्या किस में आ जाता है? आपके राजनीतिक मानचित्र में आ जाता है देश और राज्य की सीमाएं। आपके पर्वत, पहाड़, मैदान जो होते हैं ना, महासागर और ये महाद्वीप वगैरह दिखाई जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके भौतिक मानचित्र में होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि आपका सी ठीक होगा। राज्यों, नगरों, अब यहाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों को उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? इसको मैंने बताया था आपको, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है ना। जो भी किसी भी शहर, देश के या स्टेट के, महाद्वीप के नगरों को, शहरों को दिखाए। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र। तो ये सारे उसी में आ जाएंगे थीमेटिक में। सड़क के मानचित्र हो, वर्षा हो, वन, उद्योग, धंधे हैं या कुछ भी दर्शा रहा है वो आपका उपयुक्त सभी थीमेटिक में सभी आ जाएंगे। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान बिंदु कहा जाता है? तो मानचित्र में जो हमारी चारों दिशाएं हैं ना, इनको प्रधान बिंदु कहा जाएगा। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप जैसे भी लगा लीजिए। तो सभी दिशाएं क्या है आपके? उपयुक्त सभी। आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी को मानचित्र की दिशाओं में प्रधान दिग बिंदु कहा जाएगा। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? रूढ़, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। आपका यही ए ही ठीक है कि जिन प्रतीकों के उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय, आपको इंटरनेशनली उन पर सहमति मिली हुई हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सभी ने उनको स्वीकार किया गया हो, उन्हीं को आप रूढ़ प्रतीक कह सकते हैं मानचित्रों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य और असत्य हैं, ये बताना है भाई इसमें। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है भाई, जो पैमाने पर नहीं बनाए जाते, सिर्फ रफली ड्रॉ किए जाते हैं याददाश्त के उस पर, जैसे कि ये सड़क गई है, यहाँ से फिर इधर जाना है, यहाँ कुआं है, ऐसे मतलब कि इनको फिक्स नहीं मापा कि यहाँ से 5 किलोमीटर जाओ, यहाँ 2 किलोमीटर जाओ, ऐसा नहीं है। ओनली रफली ड्रॉ कर दिए जाते हैं ना जो मानचित्र, उनको रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये भी ठीक है भाई, एक छोटे पैमाने पर जो हमने रेखा चित्र बना दिया है ना, वो उस एरिया का खाका कहलाएगा। तो इसमें आपका एक और दो दोनों ही सही है, तो आपका आंसर आएगा सी। जलमंडल में जल की, अब आपका 5th चैप्टर आ जाता है भाई। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हम पढ़ भी चुके हैं इसे, ठीक है ना। तो जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया गया है? तो जलमंडल में आपकी बर्फ भी आती है, जल भी आता है, जल वाष्प भी। तो ये आपके उपयुक्त सभी आएंगे, तीनों स्टेजेस आएंगे जलमंडल में। जीवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जीवमंडल, अब जीवमंडल कहाँ होगा भाई? जहाँ आपको पानी मिलेगा, अर्थ होगी, मिट्टी होगी, है ना, और जहाँ आपको हवा मिलेगी, तभी तो जीव पनपेगा। जीव को पीने के लिए पानी, जीवित मतलब कि पानी, हवा और जमीन, तीनों चीज़ें चाहिए जीवित रहने के लिए। इंसान हो या जानवर हो, कुछ भी हो, जीव के पनपने के लिए तीनों कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो जीव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल आएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर हमें पता, हमारे पास है भाई, माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन से महासागर में स्थित है? तो विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ है? वो आपका प्रशांत महासागर में है। मारियाना गर्त कितना है? 11,022 मीटर। निम्नलिखित में से महाद्वीपों का आकार, ये हम सब अपने है ना उसमें थ्योरी वाली क्लासेस में, वीडियोस में सब कर चुके हैं। तो सही आकार लगाइए। तो आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया। एशिया भाई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो ये एशिया हो गया। सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है भाई? अफ्रीका आता है सेकंड पर। तो इसमें भी अफ्रीका है और इसमें भी अफ्रीका है ना, इसमें भी अफ्रीका और इसमें भी अफ्रीका है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर आपका कौन सा आता है भाई? थर्ड नंबर पर हमारा उत्तर अमेरिका, फिर हमारा दक्षिण अमेरिका, फिर हमारा क्या आ जाता है? यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है ना, सॉरी, फिर दक्षिण अमेरिका बाद अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो पहले नंबर पर हमारा आता है एशिया, तो हमारा ऑप्शन ये ठीक है, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका और फिर अंटार्कटिका, ठीक है ना। और अंटार्कटिका के बाद आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया बसता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
चलिए भाई, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना किसे कहा है, कौन सी है? तो भाई आपका यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है ना। और भाई इसमें यूराल नदी भी दी है, तो वहाँ एक यूराल नदी भी है यूराल पर्वत में, तो ये दोनों ही आएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी। 2 और क्या आ गए, जूरा पर्वत शामिल है। यूरोप, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। तो यहाँ आपका अलग करने वाले में तो यूराल पर्वत आता है, ना कि जूरा पर्वत, ठीक है ना, यूराल पर्वत। अब वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत तीनों ही गुजरती हैं? तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने देखा था भाई हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका से तीनों लाइनें जाती हैं, आप ये कर्क, मकर और विषुवत, ठीक है ना। तो ये आपका अफ्रीका आएगा, अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त तीनों गुजरते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम बताइए। तो एशिया को, जो एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका, उनको कौन सी नहर अलग करती है? उनको करती है स्वेज नहर, ठीक है ना। कौन सी? स्वेज नहर। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से भी जोड़ती है, ठीक है ना। और ये एक कृत्रिम नहर है, और इस नहर को 1869 में, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? जैसे उत्तरी अमेरिका है, जैसे हमने देखा तो ऊपर उत्तरी अमेरिका बना हुआ, नीचे दक्षिण अमेरिका बना हुआ, और ये ऐसे स्थल संधि से कनेक्टेड हैं ये, ठीक है ना। इसको आप उत्तर मान लीजिए, इसको आप दक्षिण मान लीजिए, तो एक स्थल संधि से कनेक्टेड है इस एरिया से। तो ये कौन सा देश है जहाँ ये आपस में मिलते हैं? तो ये आपका आएगा पनामा देश है, ठीक है ना। कौन सा है ये? पनामा। इसको पनामा स्थल संधि भी कहा गया है। हमने जब इनको पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पनामा स्थल संधि कहा गया था। तो इसको क्या कहा गया था? पनामा स्थल संधि। जहाँ उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका मिलते हैं वो पनामा स्थल संधि है, पनामा देश है वो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में कौन से इन कथनों पर विचार कीजिए। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में हम सोचते हैं, जो हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो रॉन्ग है भाई, इसके तो पश्चिम में ही प्रशांत महासागर है, पहला गलत हो गया है ना। इन्होंने पूर्व में दे दिया, और दक्षिण अमेरिका के तो पश्चिम में महासागर हैं, प्रशांत महासागर, और पूर्व में अटलांटिक है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये इसमें राइट बोला गया है भाई, क्योंकि एंडीज जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर ही फैली हुई है, ये इसमें ठीक है। अब थर्ड इसका क्या है? इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है, ये भी इसका राइट है। अमेज़न कहाँ है भाई? आपके दक्षिण अमेरिका में है। और आपकी नील नदी जो सबसे लंबी है वो कहाँ मिलेगी आपको? अफ्रीका में। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 2 और 3, यानी कि बी, ठीक है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा गया? द्वीपीय का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यह दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्व किनारे पर स्थित है, ये भाई आपका रॉन्ग है, बताऊंगी आपको फिर। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, ये राइट है, क्योंकि निर्जन है, यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है। बस क्या है कि यहाँ पर बहुत से देशों ने अपने शोध केंद्र बना रखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भारत के भी शोध केंद्र, जिसको दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती नाम के शोध केंद्र हैं भारत के, वो कहाँ पर हैं? आपके अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका जो है ना, अब आप एक मिनट समझिए, हमारी अर्थ है और यहाँ अंटार्कटिका आता है। तो अंटार्कटिका के सेंटर में आपका ये जो है ना पूर्वी दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर है। तो ये रॉन्ग है, पूर्वी किनारा तो ये है ना, ये है पूर्वी किनारा, यहाँ नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका के सेंटर में है, ना कि पूर्वी किनारे पर, ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं।
आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा होगा। अब आकार के आधार पर महासागरों को बताइए, तो हमें पता ही है सबसे बड़ा हमारा महासागर कौन सा है भाई, सबसे पहला हमारा प्रशांत महासागर है ना। प्रशांत महासागर के बाद आपका कौन सा आ जाता है, फिर आपका आता है अटलांटिक, फिर अटलांटिक के बाद आपका आ जाता है दक्षिण महासागर, फिर आपका हिंद महासागर और फिर आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है ना सॉरी रॉन्ग, ये सारे रॉन्ग है भाई। पहले आपका आता है प्रशांत महासागर, ठीक है ना, पहले आपका प्रशांत महासागर आता है, फिर आपका अटलांटिक आता है। ठीक है, आकार के आधार पर फिर आपका अटलांटिक आएगा सेकंड नंबर पर, पहले पे प्रशांत सेकंड पे अटलांटिक आता है, उसके बाद आता है आपका हिंद महासागर। ठीक है, और फिर आपका दक्षिण महासागर और फिर आपका आर्कटिक महासागर आता है। तो ये भाई कौन से में आ जाएंगे, ये आपके आएंगे प्रशांत के बाद थर्ड नंबर पे अटलांटिक, फिर हिंद, तो ये आपका डी आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है। अब ये पढ़िए, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। तो ये बात किसके बारे में कही गई है, प्रशांत महासागर के बारे में। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तो हमने पढ़ा था कि प्रशांत महासागर में सबसे गहरा भाग है मारियाना गर्त, वो 11,022 मीटर है। यह महासागर एक ओर से एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा दूसरी ओर से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो भाई ये तीनों बातें प्रशांत महासागर के बारे में आती हैं। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए आपका प्रशांत महासागर। अब देखिए, नीचे दिए गए कथन पर कारण पर विचार विमर्श कीजिए। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति है। तो हमने पढ़ा था ये आपका सही कि वो तंदूरित तट रेखा नहीं थी, कि हमने देखा था भाई जो तट रेखा है वो थोड़ी सी कटी फटी है, इससे क्या होता है शिप्स आती हैं और अंदर की तरफ ऐसे सेट हो जाती हैं, तो ये उनके लिए अच्छी है। तो हमने क्या पढ़ा था, तंदूरित तट रेखा अटलांटिक महासागर की थी, तो ये सही है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी और चौड़ी है, ये आपकी गलत है। तो आपका ए सही और आर गलत है। तो ये आपका आंसर डी है, सॉरी आंसर सी है, ए सही और आर गलत। आगे आ जाते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान, ये है ना, ये आपका सही है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण हो रहा है। तो ये भी ठीक है, तो यानी आपका ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, ये आपका ऑप्शन ए आएगा। अब नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। अभी ऑलरेडी मैंने सुमेलित कर रखे हैं, फिर आपको समझा देती हूँ। प्रशांत महासागर क्या है आपका, वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर आपका क्या है, अंग्रेजी भाषा के ऐसा आकार का बना हुआ है। हिंद महासागर आपका त्रिभुजाकार है, जो हमारे भारत के नीचे की तरफ है। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आपको अच्छे से समझाया था। आर्कटिक महासागर क्या है, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है आर्कटिक महासागर ऊपर की तरफ। तो ये चारों ऐसे सुमेलित होंगे भाई। अब आ जाता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल के मध्य किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। वायुमंडल में मध्य मंडल जो है आपका, तो पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी आएगा, समताप मंडल और आयन मंडल। पहला आपका देखिए, जैसे हम जैसे भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहला क्षोभ मंडल है ना, फिर आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो ये जो मध्य मंडल है ये समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में आया है ना। तो आपका ये कहाँ आएगा, वायुमंडल में जो मध्य मंडल और किन दो परतों के बीच में है वो आपका समताप और आयन मंडल के बीच में है मध्य मंडल। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों के विकास में सहायक होती है। तो ये राइट है कि वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन गैस है वो सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होती है। जो इंसान है वो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ इनहेल कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा गैस जाती है उसे हम बाहर भी निकाल देते हैं, नाइट्रोजन को फेफड़ों के जरिए, ठीक है ना। पर जो और जीवाणु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो भी उनको ऑब्जर्व करते हैं। कैसे, जो पेड़ पौधे की जड़ों में जीवाणु होते हैं वो उसको हवा से सोखते हैं नाइट्रोजन को, और फिर वहाँ से पेड़ पौधे उन्हें ले लेते हैं। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो सभी प्रकार की जीवधारियों की वृद्धि में सहायक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, आपका आंसर सी आएगा, दोनों ही सही हैं।
अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप आ जाता है। भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 2-3 चैप्टर बचते हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ तक मैंने आपके 5 चैप्टर करवा दिए हैं। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। कल आपको नेक्स्ट ये 6, 7, 8 3 चैप्टर बचते हैं, इन तीनों की वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ये सोच लीजिएगा कि आपकी 6th क्लास के एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ मिल रहा है। और आपने अगर इनको अच्छे से कर लिया और उनको पढ़ लिया तो आप ज्योग्राफी में एक क्लास जो है उसके एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आपसे 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई